आज का पहला आर्टिकल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसको डिफरेंस के माध्यम से बताऊंगा कि रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ये मेरे द्वारा चार्ट प्रिपेयर किया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जब बैंक के पास एक्सेस मनी हो जाती है, एक्सेस फंड हो जाता है, तो उस केस में बैंक क्या करती है, अपना पैसा आरबीआई के पास सबमिट करती है। ठीक है, इस केस में क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक सेंट्रल बैंक क्या करती है, बोरो करती है फ्रॉम बैंक। मतलब आरबीआई क्या करेगी, बैंक्स से, बहुत सारी बैंक्स हैं उनसे बोरो करेगी, कुछ बोरो करेगी और कुछ देगी, और कुछ देने में ये कोलेटरल देती है जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी देती। मगर इस केस में मैंने आपको पहले बताया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में बैंक जब पैसा देती है आरबीआई को, तो आरबीआई बैंक्स को कोलेटरल नहीं देता है। ठीक है, ये तब किया जाता है ऐसा जब बैंक्स के पास बहुत लिक्विडिटी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी होती नहीं है कि लोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का बैंक यूज़ करते हैं। और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ कब किया जाता है, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, तो उस केस में रिवर्स रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। आगे देख लें, पर्पज़ क्या है। देखो, इंटरेस्ट तो इसमें भी मिलता है, सरप्लस फंड जब बैंक्स देती हैं आरबीआई को, और इधर जब आरबीआई मांगती है बैंक से तब भी इंटरेस्ट मिलता है, एब्जॉर्ब करती है। इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस मनी सप्लाई, दोनों का यही होता है, रिड्यूस मनी सप्लाई। जब मार्केट में ये भी रिड्यूस करेगी मनी सप्लाई को और ये भी रिड्यूस करेगी। ठीक है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों जमा कर सकते हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सर्टेन नॉन बैंक एंटिटीज से भी आरबीआई पैसा रिवर्स रेपो रेट पर ले सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टेन नॉन बैंक एंटिटीज़, ये इम्पोर्टेंट। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, वो ऑफ एन ओवरनाइट होती है, ये भी शॉर्ट टर्म होती है। इंटरेस्ट तो मैंने बताया ही है, इस पर भी बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है, और जब आरबीआई बोरो करती है बैंक से तब भी इंटरेस्ट मिलता है। अगला आर्टिकल हमारे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। क्या किया है सरकार ने, इन तीनों एक्ट के नेम्स को रीनेम कर दिया है, और रीनेम करके उनके अंदर जो रिफॉर्म लाना है जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो सके, सिटीजन फ्रेंडली हो सके, ये सब इस तरह से ओवरहॉल किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कौन सा एक्ट कब आया, क्रोनोलॉजी क्या है। देखो, इंडियन पीनल कोड 1860 में आया, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया, और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है 1898 में आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आया, देन इंडियन एविडेंस आया, देन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया। क्रोनोलॉजी है ये। क्रोनोलॉजिकल पॉइंट कभी कभी यूपीएससी पूछता है, कभी कभी क्या होगा आपसे पीसीएस ये इंग्लिश नाम नहीं देगा, पूछेगा भारतीय न्याय संहिता कब आई थी ओरिजिनली, फिर पूछेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब आई थी, और भारतीय साक्ष्य कब आए थे, एविडेंस, साक्ष्य कहते हैं एविडेंस को, तो ये कब आए थे, ये आपसे क्रोनोलॉजिकली पूछ लेगा। और पूछेगा ओरिजिनली कब आए थे, रीनेम कब हुए थे ये नहीं पूछेगा, ये तो अभी हुए, ओरिजिनली कब हुए थे ये पूछेगा। तो इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि सेडिशन लॉ को हमने रिपील कर दिया है, मगर एक्चुअली क्या है, सेडिशन लॉ रिपील नहीं हुआ है। जो सेक्शन 150 है आईपीसी का, अब आईपीसी तो आईपीसी रहा नहीं, अब ये आईपीसी जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो बीएनएस, जो सेक्शन 150 है भारतीय न्याय संहिता का, बीएनएस का, वो अब ऑफेंस से रिलेट करेगा सेडिशन के। ठीक है, अब ये जो हमारी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसमें जो कोई भी खलल डालेगा, टेररिज्म एक्ट करेगा, उसको सेक्शन 150 के अंदर क्राइम
क्रिमिनल बनाया जाएगा। और उसमें बताया गया है कि लॉ कमीशन की इन्होंने रिकमेंडेशन मान ली है। सेडिशन लॉ को हटाते हुए सेक्शन 150 में स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कैसे रिप्लेस किया गया सेडिशन लॉ को, और सेक्शन 150 की पावर बढ़ा दी गई। पेनाल्टी पहले 3 ईयर और प्रिजन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, अब पेनाल्टी को बढ़ाकर मैक्सिमम 7 ईयर कर दिया गया। मगर ओवरऑल देख सकते हैं हम जिस तरह से रिफॉर्म किए गए हैं, इससे ये पता चलता है कि सेडिशन लॉ में जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऑपरेस करने के लिए लॉ लाया था, उसके अंदर रिफॉर्म लाए गए हैं। और इससे ये अच्छे से पता लगता है कि हाँ, ओवरऑल रिफॉर्म हो रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट कर रही है। सेक्शन 124A आईपीसी का पहले क्या था, सेडिशन से रिलेटेड जो लॉ था वो सेक्शन 124A था। ठीक है, अब ये क्या था, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था पहली बात। और टीबी मकौले जो आईपीसी को लेकर आए थे, उन्होंने इसमें आईपीसी के अंदर 1870 में सेडिशन लॉ को डाला था। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया, जब आईपीसी 8060 में आया तब सेडिशन का प्रोविज़न इस लॉ के अंदर नहीं था। ठीक है, 8070 के अंदर इसको सेडिशन के अंदर रखा गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्या था सेडिशन में। सेडिशन में क्या था कि आप वर्ड्स के थ्रू, साइन के थ्रू और विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी हेट्रेड कंटेम्प्ट करते हो, हेट्रेड चीज़ें फैलाते हो, डिसअफेक्शन फैलाते हो, टेररिज्म एक्ट करते हो, उसके अंदर आपके अंदर सेडिशन लग जाएगा। मगर इसमें एक प्रोविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डिसअफेक्शन टूवर्ड द गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड बाय लॉ एंड इन इंडिया। मीन्स टू से गवर्नमेंट जो स्टेबलाइज की है लॉ के द्वारा, रिप्रेजेंट कर रही है पब्लिक को, आप उसके प्रति डिसअफेक्शन फैलाते हो तो आप पे सेडिशन लग सकता है। ये प्रोविज़न ब्रिटिशर्स ने ऐड किया था। इस प्रोविज़न का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था, इसीलिए क्या होता, आज भी सेडिशन लॉ कहीं कहीं मिसयूज़ हो जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए, लिबर्टी को सप्रेस करने के लिए इस का यूज़ करती है। ठीक है, अब यही चीज़ इन्होंने बताई गई है, कॉलोनियल रिजीम को प्रेजेंट करता है। मिसयूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डिसेंट की आवाज़ को दबाने के लिए, इसे समटाइम मिसयूज़ किया जाता है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है कि हम कन्विक्शन रेट को बढ़ाएंगे। मीन्स टू से क्या होता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है इन द नेम ऑफ डिसअफेक्शन बट नथिंग दे डिड। मीन्स टू से उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, तब भी उनको सज़ा मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत चर्चा में रहता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन जो है आसाम में बनाया गया है। डीलिमिटेशन कमीशन के बेसिक्स क्या हैं हम ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं फिक्स की जाती हैं। अब देख लीजिए, आप बिल्कुल बेसिक देख लीजिए, ये कोई स्टेट है और इसके स्टेट के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है ये, तो इसके अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं। ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 होती हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 होती हैं, किसी के ग्रामीण एरिया को मिला के 5 होती हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाई जाती हैं, ये इनका मेन पर्पस होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, इसलिए ये बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो डीलिमिटेशन कमीशन से आया है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया आर्टिकल में। ये वर्क करता है विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। मतलब क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन जब स्टेबलाइज होता है तब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं रिटायर, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं, और एक बंदा और होता है, क्या होता है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे। तो ये लोग जो होते हैं इम्पार्शियली डीलिमिटेशन कमीशन को बनाते हैं। मगर अपोजिशन हमेशा आरोप लगाती रही है कि सीट्स को इस तरह से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनेज किया जाता है
ताकि जो है रूलिंग पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। ये अपोजिशन का आरोप लगता रहा है। अब यही बात देखो यहाँ बताइए, ये इम्पॉर्टेंट है। जब डिलिमिटेशन कमीशन बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेट हो जाती हैं, तब आप इसको फाइनल मानिए और कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करता है इसमें, और ये चीज़ होती है। ये देखो वही बात बताइए, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर। मतलब आप एक बार ऑर्डर हो गया फिर इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब वही बात मैंने जो बताया था कि आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जा रही हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कंपोजिशन। डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और कोलेब्रेशन होता है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मेंबर बहुत ज़रूरी है, याद रखना, ये मेंबर अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। देखो रिटायर्ड, यहाँ पर रिटायर्ड वर्ड यूज़ हुआ है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का क्या प्रोविज़न है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। आर्टिकल 82 में दिया गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी डिलिमिटेशन कमीशन को आफ्टर एवरी सेंसस, मतलब हर 10 साल में एक बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 170 में दिया गया कि स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। वही बात बताइए। अब यह बताया गया कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो बना था वो 1950 टू 1951 में बना था। ये इंपॉर्टेंट आपको लर्न कर लेना चाहिए। फर्स्ट एक्ट कब आया था? 1952 में आया था। अब बेसिक चीज़ में तो हमने देख ली कि क्या बेसिक्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, कौन सा आर्टिकल डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है, कौन सा स्टेट के लिए है और कौन सा सेंटर के लिए, ये सब हमने देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अक्सर साउथ इंडियन के स्टेट आरोप लगाते हैं कि क्या होता है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट क्या करते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनकी सीट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। और साउथ इंडिया वाले लोग कहते हैं हम पॉपुलेशन को घटा रहे हैं तो हमारी जो सीट्स हैं वो कम होती चली जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था कि जो पार्लियामेंट की सीट हैं वो फिक्स कर दी गई थी 1971 में जो सीट रखी गई थी। देखो ये पढ़ के देखो। इन 2002 टू 2008 डिलिमिटेशन was done based on 2001 census, ठीक है। But the total number of seat in the assembly and parliament decided as per the 1971 census was not changed, ठीक है। मतलब सीट आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिला डिला सकते हो। मतलब मान लो इस स्टेट में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब आप इस स्टेट में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा कर सकते हो, किसी को छोटा कर सकते हो, मगर आप इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को 14 ही रखोगे अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड बाय द UPSC. So we will learn this point and note down as a mind map, ठीक है। आगे हम देखते हैं 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में। वही बात की गई है कि 2001 का सेंसस यूज़ किया गया मगर सीटों को फिक्स रखा गया। सबसे इस आर्टिकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरे हिसाब से यही है। आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन में जो सीट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो इंक्रीज़ नहीं होती हैं अब, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट ने वार लगा दिया है, रोक लगा दी है, ठीक है। अगला चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2012 में UPSC में आया हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड पॉइंट है, उसको कंसीडर करना है और हमें करेक्ट बताना है करेक्ट क्या है, ठीक है। तो पहला क्या था, ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन
कैन नॉट बी चेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो हमने देखा ही है, अभी ऊपर देखा, बिल्कुल सही है। When the order of delimitation commission are laid down before the Lok Sabha and state legislation, they cannot affect any modification in order, ये भी राइट है। मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट। कितना सिंपल यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, मगर हम उस टाइम प्रेशर में ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल हमारा लूना 25 से रिलेटेड है। क्या रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई है कि रसिया अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है और इंडिया अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है, मगर रसिया का लूना 25 और इंडिया का चंद्रयान 3 एक टाइम में लॉन्च कर रहे हैं, मगर रसिया ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा है ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो लूना 25 जो क्या कहते हैं सैटेलाइट है या जो भी है स्पेस क्राफ्ट है, वो इंडिया से अलग रीजन में लैंड करेगा। इंडिया का देखो साउथर्न रीजन में लैंड करेगा, साउथ के रीजन में, जो अक्सर वहाँ पर अंधेरा रहता है, नाइट वाला एरिया, जबकि इनका जो है नॉर्थ या ईस्ट रीजन में लैंड करने वाला है। ठीक है, तो इससे हमारे मिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, रसिया ने ये कहा है। तो हमें यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है कि रसिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है लूना 25, रट लेना है। इंडिया ने लॉन्च किया है